अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो टॉपिक है ऑक्सीजन थेरापी। ठीक है। हम थोड़ा बहुत जो है ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑक्सीजन थेरापी कि व्हाट इज ऑक्सीजन थेरापी। तो अ, पहले हम ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, ये जो हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमने जो है वो एयर ले ली। अब ये एयर जो है कम्बिनेशन ऑफ सम गैसेस है। उन गैसेस में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, और अदर जो है गैसेस भी हो सकते हैं। वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है ये 21%। फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 मालिक्यूल जो है वो एयर के ले रहे हैं, तो इस 100 मालिक्यूल में 21 मालिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। तो इसको हम कहते हैं 21%। इसी तरह 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है। मीन के 100 में हम 78 मालिक्यूल जो है वो हम नाइट्रोजन की इनहेल करते हैं, और रिमेनिंग जो वन है, तो इसमें जो है, क्योंकि हम एक ब्रीथ में 100 मालिक्यूल नहीं लेते, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी। ये जो है ज्यादा हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो रिमेनिंग है पार्ट है 1%, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, और साथ में जो फॉर एग्जांपल जो है, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जलती है वगैरह, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो उस एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है। या इसके अलावा ये जो है एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया में हम ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन ये रिमेनिंग 1% वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, तो ये जो 21% है ना, ये हम ब्रीथिंग में लेते हैं हर एक सांस में। ठीक है। तो ऑक्सीजन इज इन द एयर वी ब्रीथ एंड इज नेसेसरी टू लाइफ। और ये है 21% ऑक्सीजन जो है, ये हमारी जो है लिवनेस के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी होता है। जब ये ऑक्सीजन कम होती है, तो इसको फिर पूरा करने के लिए जो है आर्टिफिशियल वे से, डिफरेंट डिवाइसेस से, ठीक है, तो फिर इसको हम ऑक्सीजन थेरापी कहते हैं। तो जो थ्री बेसिक न्यूट्रिएंट्स है ना जमीन पर, जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि चांद पर जो है लाइट है, लेकिन ऑक्सीजन वाटर नहीं है, तो तब भी जो है वह लिविंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो है हमारी जमीन ही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, लाइट एंड वाटर है। तो ये जो है जिंदगी के लिए एक फिजिबल एरिया है। तो the three basic nutrients without which planet Earth could not exist as a home for living things are oxygen, light and water। अब जो है ऑक्सीजन, इससे पहले हमने जो है अगर केमिस्ट्री की बेस पर हमने ली तो ये एक एलिमेंट था। ठीक है। या हमने ये सुना है कि ये एक गैस है। लेकिन जो मेडिकल फील्ड में होती है, तो ये हम एज अ ड्रग यूज करते हैं। ठीक है। ड्रग मीन कि जब जो है एक डिजीज आ जाती है ना, तो इसको मैनेज करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हम मेडिसिन देते हैं। तो ये भी एक जो है मेडिसिन है हाइपोक्सीमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में हम इसको एज ड्रग भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन में भी क्लासिफाइड एज एन एलिमेंट, अ गैस एंड अ ड्रग। तो व्हाट इज ऑक्सीजन थेरापी? तो ऑक्सीजन थेरापी क्या है कि इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन डेट इन रूम एयर टू ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया। ठीक है। अब ग्रेटर देन डेट इन रूम एयर, तो रूम एयर मीन कि एनवायरमेंट में। ठीक है। अब हमारे एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है। चलो ठीक है, अगर सी लेवल की बात हम कर ले। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कि इस तरह की कोई पैथोलॉजी आई कि उस पैथोलॉजी के बेस पर क्या हो गया, वही 21% वो इनफ नहीं होता बॉडी के लिए। अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, और हम इसको जो है तो डिफरेंट सोर्सेस से देते हैं, तो इसको फिर हम ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। ठीक है। या रूम एयर हम ये भी ले सकते हैं, अगर कोई जो है हाई एटीट्यूड पर जाए, या एयर ट्रेवलिंग में, या अगर हम जो है पहाड़ों का एग्जांपल ले ले, माउंट माउंट एवरेस्ट ले ले, या केटू ले ले, या इसके अलावा अदर जो हाईएस्ट एटीट्यूड वाली जो है माउंटेन्स है, तो वहाँ पर यही जो 21% के कंसेप्ट है वो कम होते हैं। वो फिर वहाँ वो 21% नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड एल्टीट्यूड वो क्या होता है कि
डिक्रीज होता है, 21% की बजाय 15% होता है। तो वही 15 या 10% ये फिर जो है डिपेंड करता है डिफरेंट एरिया पर। तो जो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो इसको फिर हम जो है बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल वे से पेशेंट को जो है या ह्यूमन बीइंग को हम ऑक्सीजन देते हैं। तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यही बात है। अब इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, हम ऑक्सीजन थेरेपी किस टाइम करेंगे। तो इसके लिए पहले हम जो है कुछ मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना ये हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में जब ये जाता है, तो जब ये एक सर्टन लिमिट से ड्रॉप होते हैं तो फिर हमारे बॉडी पर जो है इसके इफेक्ट जो है वो अपियर होना स्टार्ट होती है, जिसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं या हाइपोक्सिया। ठीक है, अब इसको डिटेक्ट करने के लिए टू वे है। एक को हम पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं जो नॉन इनविजिबल है, और दूसरा है एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, ये इनवेजिव प्रोसीजर होते हैं। लेकिन जो पल्स ऑक्सीमेट्री है इसमें हम करंटली सिर्फ सिचुएशन फाइंड करते हैं, सिचुएशन। ठीक है, कि पेशेंट का सिचुएशन कितना है। तो 90% जो है वो नॉर्मल सिचुएशन है, 90% या इससे ज़्यादा, 90 से लेकर 100 तक। अगर 90 से ड्रॉप हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अगर एबीजीज करें और इसमें हम प्रेशर प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट में, ये एक सर्टन प्रेशर बनाता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर 760 mmHg होता है। तो इसमें जब 21% हम ऑक्सीजन का कम्बिनेशन ले ले तो ये तकरीबन 159 mmHg बनता है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा है ना, तो लंग्स में एक प्रेशर होता है, और फिर लंग्स के बाद जब ये ब्लड में एंटर होता है तो वो प्रेशर फर्दर ड्रॉप होती है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में 60 mmHg तक प्रेशर हो तो हमारी बॉडी की डिमांड पूरी हो सकती है, कोई जो है जो है एज सच साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होती हाइपोक्सीमिया की। लेकिन जैसे ही 60 mmHg से ड्रॉप होती है तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सीमिया अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो इंडिकेशंस क्या है कि डॉक्यूमेंटेड हाइपोक्सीमिया इज एविडेंस बाय PaO2 less than 60 mmHg or SaO2 saturation of oxygen less than 90% in subject breathing room air। ठीक है, रूम एयर जो है ले रहे हो इसमें यही हो कि प्रेशर प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन मीन PaO2 60 mmHg से कम हो, सेचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन SaO2 जो है वो 90% से कम हो, तो फिर हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो PaO2 और SaO2 बिलो डिजायरेबल रेंज पर स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन, इसमें हम अगर COPD का एग्जांपल ले लें तो COPD में हम पेशेंट का सिचुएशन जो है वो कम रखते हैं। और इसका वजह यही है कि सिचुएशन कम करेंगे तो पेशेंट इजीली ब्रीथ करेगा। अगर सिचुएशन पूरा हो, COPD में पेशेंट जो है क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो जो CNS सेंटर होते हैं ऑक्सीजन के, वो क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है लेस सेंसिटिव होते हैं। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन सेंटर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का सिचुएशन कम रखते हैं। या अगर पेशेंट को अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह होना, तो इसमें फिर हम हाई जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशन है। इसी तरह थर्ड क्या है कि एक्यूट केयर सिचुएशन इन विच हाइपोक्सीमिया इज सस्पेक्टेड, जब पेशेंट को एक्यूट केयर रिक्वायर हो या पेशेंट सिवियर ट्रामा हो। ठीक है, कहीं पर एक्सीडेंट हो चुका हो, इसमें हाइपोक्सीमिया सस्पेक्ट हो, तो हम पेशेंट को डायरेक्टली ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। या पेशेंट को माइकोर्डियल इन्फेक्शन होते हैं, मीन की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हाइपोक्सीमिया सस्पेक्टेड होती है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। या अगर शॉर्ट टर्म थेरापी और सर्जिकल इंटरवेंशन हो, अगर सर्जरी वगैरह हो, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरापी स्टार्ट करते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या होती है, तो एज सच कंट्राइंडिकेशन नहीं होती जब इंडिकेशन आ जाती है। तो लेकिन जो डिवाइसेस हम जिस डिवाइस के थ्रू देते हैं तो इसके कंट्राइंडिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो विद अ फ्यू एक्सेप्शन नो स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशन टू O2 therapy exists when indications are present। So certain delivery devices are contraindicated, such as nasal cannulas and nasopharyngeal catheter in pediatric and neonatal patient with nasal obstruction। अब चूंकि nasal cannula एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन थेरापी करते हैं, नेजोफेरेंजियल कैथेटर है इसके थ्रू भी हम करते हैं। तो अगर एक पेशेंट का नोज ब्लॉक है, ठीक है, ने, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो वो नेजल कैनोला नेजोफेरेंजियल कैथेटर फिर जो है इसके थ्रू हम ऑक्सीजन फिर नहीं दे सकते क्योंकि आगे से ब्लॉकेज है। तो इस वजह से ये डिवाइस कंट्राइंडिकेटेड इंडिकेटेड हो सकती है। अब जब हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं ना, तो इसका कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, क्योंकि जितनी भी मेन मेड चीज़ें हैं ना, इंटरवेंशन है, तो इसकी ज़रूर जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? अगर PaO2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 mmHg, वेंटिलेटर डिप्रेशन अकर विद एलिवेटेड PaCO2। ठीक है। तो जो है PaSO2 जो है एलिवेशन होती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? वेंटिलेटर डिप्रेशन मीन की जो पेशेंट की ब्रीथिंग है ना इन, तो वो कम हो सकती है। या विद FiO2 ग्रेटर देन 0.5 मीन 50%। ठीक है। अगर हम 50 हम FiO2 कहेंगे ना, तो अगर परसेंटेज में लेंगे तो वो हम सिंपली कहेंगे 30%, 40%, 50%। इसको हम फ्रिक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर 50% है तो इसको अगर हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 100 पर डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 100 जो ये है 0.5, इसी तरह 40 डिवाइड बाई 100 0.4। ठीक है। तो अगर हम F2.5 से देते हैं, मीन की 50% से ज़्यादा देते हैं तो इसमें एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, मीन की कोलेप्स ऑफ द एल्वोलाई। इसी तरह O2 टॉक्सिसिटी मीन की सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं। O2 रेडिकल है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, और ये चीज़ फिर जाके सेल डैमेज काज करते हैं। तो ये फिर बनते हैं। इसी तरह डिप्रेशन ऑफ सिलियरी और ल्यूकोसाइट फंक्शन में अगर, ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा जो प्री मेच्योर इन्फेंट है ना, तो अगर इसको हम PaO2 80 mmHg से ज़्यादा दे दें तो इसमें एक डिजीज डेवलप हो सकती है जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। हाई ऑक्सीजन की वजह से एक्स्ट्रा विजल बनते हैं आइज में। ठीक है। और फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है होते हैं, तो वो इसके फिर टेयर्स होती है, तो लीकेज ऑफ द ब्लड जो है वो चांसेस होती है। ठीक है। तो ये डिजीज न्यू इन प्रीमेच्योर इन्फेंट में जो है डेवलप होते हैं। इसी तरह इन इन्फेंट्स विद सर्टेन कंजेनिटल हार्ट लेजन सच एज हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, कंजेनिटल हार्ट लेजर, कंजेनिटल जितनी भी जो डिजीज होते हैं मीन के बाई बर्थ जो डिजीज होते हैं इसको हम कंजेनिटल डिजीज कहते हैं। अगर हार्ट रिलेटेड हो तो इसको हम कहेंगे कंजेनिटल हार्ट लेजन। तो इसमें हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम आती है। अगर इसमें हम हाई PaO2 दे दें तो इसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक ब्लड फ्लो है इसके बैलेंस कंप्रोमाइज हो सकती है। इसी तरह इनपेड में जो कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑक्सीजन फ्लो डायरेक्टेड एट द फेस में स्टिमुलेट इन अल्टरेशन इन रिस्पिरेटरी पैटर्न। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली जो है वो फेस पर फ्लू होती है तो फिर इससे पेशेंट इरिटेट होती है। इंक्रीज FiO2 कैन वर्सन लंग इंजरी इन पेशेंट विद पैराक्यूट herbicide poisoning or patient receiving ब्लूमाइसिन। अब जो पैराक्यूट पॉइजनिंग होती है ना, हर्बिसाइड एक पॉइजनिंग है, इसी तरह या ब्लूमाइसिन, ये ऑलरेडी लंग टॉक्सिसिटी डेवलप करती है। तो और साथ में हम अगर हाई FiO2 दे दें तो ये वो टॉक्सिसिटी और जो है वो वर्स वर्स कर सकती है। इसी फायर हैजर्ड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फायर की चांसेस ज़्यादा होती है। तो फायर हैजर्ड होती है इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई FiO2। और इसी तरह जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कैन अकर व्हेन नेबुलाइजर और ह्यूमिडिफायर आर यूज क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी के साथ हम एडिशनल जो है वो डिवाइस यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो है असेसमेंट ऑफ नीड, ठीक है, कि ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है इसकी जो है असेसमेंट हम करते हैं कि इसकी नीड है या नहीं है। ठीक है। तो नीड इज डिटरमिन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ इनएडिक्वेट PaO2 और SaO2, जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया, या दोनों को हम देखते हैं बाय इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मेथड एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल इंडिकेटर्स। तो इन्वेजिव मीन के ABGs हम ब्लड लेते हैं आर्टरी से, और फिर वो ABGs मशीन के थ्रू वो प्रोसेस करके इसमें हम PaO2 एंड SaO2 फाइंड करते हैं। नॉन इन्वेजिव सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम करते हैं, जिसके थ्रू हम SpO2 फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह आउटकम्स के असेसमेंट, तो आउटकम इज डिटरमिन्ड बाय क्लिनिकल एंड फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टू एस्टेब्लिश एडिक्वेसी ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी। ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो
आउटकम की भी असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट की जो है वो इम्प्रूव हो गया या नहीं। तो वो भी हम क्लिनिकल इन फिजियोलॉजिकल बेस करते हैं। तो वही मॉनिटरिंग है पेशेंट के। तो जो ऑक्सीजन की जो क्लिनिकल असेसमेंट होती है, ठीक है। तो ये असेसमेंट सिर्फ क्या होती है कि क्लिनिकल असेसमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कार्डिक, पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। हमने इसके सिर्फ हमने हार्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को नहीं देखना, इसके साथ एडिशनल चीज़ों को भी देखते हैं। जिस तरह एक क्लिनिकल असेसमेंट हो गया, तो सेकंड हम इसके साथ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी करते हैं। और फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखते हैं, जो PaO2 है, SaO2 है, SpO2 है, इन एनी पेशेंट ट्रीटेड विद O2, ठीक है। O2 मीन ऑक्सीजन। Consider need or indication to adjust FO2 for increased level of activity and exercise in conjunction with the initiation of therapy. अब जो हम जो पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो अब अगर हम एक पेशेंट का को हम FO2 स्टार्ट कर लें 40% से कम, तो विद इन 12 आवर में इसका हम क्लिनिकल इन फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल में क्या है कि वही कार्डिक सिस्टम, पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे। फिजियोलॉजिकल में वही जो PaO2 है, SaO2 है एंड SpO2 ये देखेंगे। इसी तरह अगर हम FO2 40% से ज़्यादा देते हैं, तो इसमें हम विद इन 8 आवर क्लिनिकल एंड फिजियोलॉजिकल असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या अगर पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में भी अगर एक पेशेंट को MI हो चुका हो, ठीक है, तो 72 आवर्स में जो है क्लिनिकल फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग होगी, असेसमेंट। इसी तरह अगर एक पेशेंट जो है COPD के साथ डायग्नोस हो और ऑक्सीजन थेरापी स्टार्ट हो, ठीक है, तो विद इन 2 आवर्स। न्यूनेट पर अगर हम ऑक्सीजन थेरापी स्टार्ट करें तो विद इन 1 आवर। Appropriate O2 therapy use protocol is suggested as a method to decrease waste and to realize increase cost saving, ठीक है। अब जो O2 प्रोटोकॉल है ना, तो इस ये ही मेथड है कि हम जितना हो सके ऑक्सीजन के वेस्ट को डिक्रीज करें, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है, जो इंक्रीज कॉस्ट होती है। अब चूंकि हम ऑक्सीजन थेरापी करते हैं, तो ये एक गैस है। डिफिनेटली गैस को एक कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है, फिर इस कंटेनर से पेशेंट को सप्लाई के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जब हम वो कंटेनर होती है मीन ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके बाद फिर डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं, तो इसकी जो है प्रॉपर चेकअप होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की नीड जब होती है ना, तो अगर पेशेंट को 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले, तो फिर क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज स्टार्ट होती है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रियरली क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर जितने भी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस होते हैं, इसकी चेकअप करते हैं, ठीक है। तो ऑल O2 डिलीवरी सिस्टम शुड बी चेक एटलीस्ट वंस पर डे। मोर फ्रीक्वेंट चेक्स बाय कैलिब्रेटेड एनालाइजर आर नेसेसरी इन सिस्टम। ये कैलिब्रेशन मीन कि जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन को रिफ्रेश करते हैं, लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, इसी तरह ये जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो मेडिकल फील्ड में, तो इसके लिए रिफ्रेश की बजाय हम कैलिब्रेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मोर फ्रीक्वेंट चेक बाय कैलिब्रेटेड एनालाइजर आर नेसेसरी इन सिस्टम, तो मीन की वल्नरेबल टू वेरिएशन इन FiO2। अगर हम कैलिब्रेशन ना करें, FiO2 हम एक सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट को दूसरे जो है रेशो के साथ जाएगा। इसी तरह अप्लाइड टू पेशेंट विद आर्टिफिशियल एयरवेज। आर्टिफिशियल एयरवे मीन एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियास्टमी ट्यूब डिलीवरिंग अ हीटेड गैस मिक्सचर, ठीक है। चूंकि हम पेशेंट को जो है वो ह्यूमिडिफाइड एंड हीटेड जो है वो गैस देंगे, ऐसा ना हो कि हम ड्राई एंड कूल गैस दे दें, तो इससे पेशेंट की कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। Applied to patients who are clinically stable or who require FiO2 greater than 50%, ठीक। और इसी तरह इक्विपमेंट सप्लाइंग सप्लीमेंटल O2 टू न्यूबॉर्न और प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को, ये जो 5 जो है स्टेप्स है ना, स्टेप में हमने डिस्कस कर ली, तो इसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।